Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter gravitation और आज का जो टॉपिक है वो आपका केपलर्स लॉज में ही आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके अंदर में जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक उसको जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ लिया है केपलर्स फर्स्ट लॉ, जिसे हम लोगों ने एक नाम दिया हुआ है लॉ ऑफ ऑर्बिट। बराबर है, लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बोलता है ये लॉ ऑफ ऑर्बिट? लॉ ऑफ ऑर्बिट कहता है कि भाई एवरी प्लेनेट जो है, हर प्लेनेट सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में घूमता है। बराबर है, वेयर सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई। दूसरा हम लोग जो बात करते हैं केपलर्स सेकंड लॉ के बारे में बात करते हैं। केपलर्स सेकंड लॉ जो है उसे हम लोग लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ एरिया के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यदि सन से हम लोग एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करें टू द प्लैनेट, देन द एरिया स्वेप्ट बाय दिस रेडियस वेक्टर विल बी सेम फॉर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यहां से हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला एक पॉइंट हमारे पास में निकल के आया था, जिससे हम लोगों ने कुछ चीजें सीखी थी या नहीं सीखी थी? बोलो यस और नो। ओके चलो, तो उसी पॉइंट में हम लोग यहां पर जो बात कर रहे थे वो क्या था, डीए बाई डी टी बराबर एल बाई 2m। बराबर है, ये हमारे पास में एक छोटा सा रिजल्ट निकल के आया था। हो सकता है इस रिजल्ट पर आपको डायरेक्टली सवाल बन जाए, तो उस रिजल्ट को बेटा आप लोगों को ध्यान रखना। एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल लेते हैं, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर या तो सैटेलाइट होगा या प्लैनेट होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था और होमवर्क में मैंने बोला था कि आपको एपोजी और पेरिजी पर वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है, और उसके लिए मैंने आपको हिंट दी थी कि आपको यूज करना है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का प्रिंसिपल। यू नीड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया होगा। चलो वापस से थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट्स से मैंने इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया। यहां पर मेरे पास में मान के चलो, अब यहां पर कोई तो भी मैं, जैसे प्लैनेट और सैटेलाइट के लिए हम लोग कर लेते हैं, तो मान के चलो ये एक प्लैनेट है। ठीक है, ये है यहां पर आपका एक प्लैनेट मैंने बना दिया है। अब प्लैनेट बनाने के साथ में अब यहां पर ये इसका सेंटर बना दिया। ओके, ये वाली जो साइड है वो आपकी ए हो जाएगी, ये वाली साइड भी आपके पास में ए हो जाएगी। ठीक है, ओके, मान के चलो ये वाला जो पॉइंट है ये अब आप जानते हैं, इसे हम लोग पेरिजी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि प्लैनेट के पास की डिस्टेंस हो गई। और ये वाला पॉइंट आपका एपोजी बन जाएगा। अब एक काम कर सकते हैं, मान के चलो आपका कोई भी जो सैटेलाइट वगैरह है वो आपका इस प्रकार से घूम रहा है, तो इस जगह पर मैं स्पीड मान लेता हूं वीए, और इस जगह पर मैं इसे मान लेता हूं वीपी। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो ये अब कई लोग बोलेंगे सर पिछले लेक्चर में तो आपने बोला था V1 V2 ले लो। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस हम लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे पास में एक्चुअल में सारी चीजें प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए। ठीक है, ओके, अब इस प्लेनेट के चारों तरफ यहां पर एक सैटेलाइट कंसीडर किया गया है। सैटेलाइट तो बना लो, सैटेलाइट लिख लेता हूं मैं। लेट्स से ये मैंने सैटेलाइट लिख दिया, जिसका मास कुछ ना कुछ होगा। लेट्स से इसका मास है स्मॉल m। लेट्स से सैटेलाइट का मास कितना है? स्मॉल m इसका मास है। अब कॉन्सेप्ट जो हमें अप्लाई करना था, उसमें कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए लेट्स से मेरे पास में यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं आर पी। पी फॉर पेरिजी के लिए, और ये वाली डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं आर ए स्टैंड्स फॉर एपोजी। ठीक है, अब इसके बाद में करना कुछ नहीं है, बस आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा देना है। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए आप लिखोगे mvr sin थीटा, लेकिन सिंस आप जानते हो थीटा 90 डिग्री होगा उन जगह पर, वहीं पूछेगा। कई लोग सोच रहे हैं सर बीच में कहीं हमसे पूछ लिया तो, इसी के पूछने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? श्योर हैं? तो L बराबर mvr sin थीटा हो जाएगा, थीटा 90, तो आप लिखोगे L बराबर mvr। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहेगा आपसे? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो बेटा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल सब लोगों ने लगा लिया होगा। m1 v1 r1 बराबर m2 v2 r2।
भाई यही लगाओगे कि नहीं लगाओगे, यस और नो। लेकिन यहां पर मास तो सेम है, तो यहां पर आपके पास में कॉन्सेप्ट आ जाएगा V1R1 बराबर V2R2। और इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। और वो चीज मैंने क्या लिखी है, वेलोसिटी एट एपोजी इंटू रेडियस वेक्टर फॉर एपोजी, एपोजी बराबर वेलोसिटी एट पेरिजी इंटू आर एट पी। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहां से एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके लिए पहले डिराइव कर रहा हूं, वो ये है VA अपॉन VP इज इक्वल्स टू RP अपॉन RA। ठीक है, अब यहां पर देखो, यदि मैं इसको इक्वेशन को ध्यान से देखता हूं तो मैं एक बात समझ में आती है मुझे, पता है क्या, आप जानते हैं एपोजी की जो डिस्टेंस है वो पेरिजी की डिस्टेंस की तुलना में बड़ी होगी। सोचिए RA विल बी ग्रेटर देन RP, तो यहां से यदि RP और RA का जो रेशियो निकालोगे वो 1 से छोटा आएगा, और यदि 1 से छोटा आएगा तो आप सॉल्व करोगे तो VP इधर चला जाएगा, तो VA की वैल्यू जो है वो VP से छोटी आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि बेटा आपके पास में जो VA आएगा दैट विल बी लेस देन VP। तो यहां से मेरे पास में एक पॉइंट निकल के आ गया कि स्पीड एट पेरिजी विल बी मोर कंपेयर टू एपोजी। बात समझ में आ रही है, श्योर है। अब पूरे इस इलिप्टिकल पाथ पे सबसे ज्यादा स्पीड होगी हमेशा पेरिजी पर, और सबसे लोएस्ट स्पीड होगी एपोजी पर। पॉइंट है, याद रखना है, या तो नोट डाउन कर लीजिए। लोएस्ट स्पीड इन इलिप्टिकल पाथ विल बी एट एपोजी, हाईएस्ट स्पीड इन इलिप्टिकल पाथ विल बी एट पेरिजी। कई बार एग्जामिनर इसी चीजों को कंफ्यूज करते हुए आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, चलो अब एक सवाल तो इस पर बन सकता है। सवाल कैसे बनाएगा, तो देखो सवाल की लैंग्वेज में भी बना सकता है। मैं उसी तरह से आपको बोलता हूं कि लेट से क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि अ सैटेलाइट, ऐसे दे दिया, देखो ये मन से ही क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, कोई ऐसा है नहीं कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अ सैटेलाइट मूविंग इन एन elliptical path has speed let's say x kilometer per hour at perigee, which is काम करो, इसको हटाओ, एट पेरिजी, फाइंड स्पीड एट एपोजी, फाइंड स्पीड एट एपोजी if distance of these pointed, if distance of these points are RP and RA। ऐसा कुछ तो भी सवाल बनाएगा। तो अब एक बात होता है, ये सवाल बस मैंने यहां पे नंबर नहीं डाले, बाकी सब सवाल ऐसा ही बनेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, VP इंटू RP बराबर VA इंटू RA। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द स्पीड एट एपोजी, मतलब VA आपसे पूछा गया है, तो आप लिखोगे VP इंटू RP अपॉन RA। इसके अंदर में डेटा डाल दीजिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर में डेटा डाल दीजिए, सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, ऐसे लिटरली ऐसे चिंदी से सवाल यहां पर बनते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हायर लेवल के सवाल है उसमें क्या करता है कि इस सवाल में मान के चलो अभी यहां पर मास ऑफ द सैटेलाइट दे देता, सॉरी मास ऑफ द प्लैनेट दे देता था, और उसमें आपसे फिर एसेंट्रिसिटी दे देगा और सेमी मेजर एक्सिस दे देगा, तब आप सवाल को कैसे करोगे। तो इसलिए आपको इलिप्स के कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो हम लोग मान के चलते हैं, माना ये जो इलिप्स यहां पर बन रहा है इसकी जो एसेंट्रिसिटी है, एसेंट्रिसिटी जो है वो मेरे को E गिवन है। ठीक है, वो मेरे को E गिवन है। ठीक है, नाउ हाउ टू प्रोसीड। तो भाई हमारे पास में पहला एक इक्वेशन तो आपको बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। उस एक इक्वेशन नंबर 1 को मैं लिख लेता हूं पहले से, VP इंटू RP बराबर VA इंटू RA, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा एक और इक्वेशन हमें चाहिए, और वो इक्वेशन के बिना आपका काम नहीं बनने वाला है। और वो क्या है कि भाई देखो, जब आपका सैटेलाइट यहां पर घूम रहा है तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड में है। भाई प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो यहां पर यदि ग्रेविटेशनल फील्ड की जब हम लोग बात करते हैं, चाहे किसी भी पार्टिकल के कारण, ऐसा नहीं है कि अर्थ का ही ग्रेविटेशनल फील्ड आपको कंसीडर करना है, किसी भी
ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हमेशा एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। क्या रहती है, कंजर्व रहती है। और यदि एनर्जी कंजर्वेशन है तो मैंने माना लेट से मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट को मैं मान लेता हूं कैपिटल एम, एंड मास ऑफ सैटेलाइट को मैं मान लेता हूं स्मॉल एम। ठीक है, इतना मैं मान सकता हूं। इतना मानने के पश्चात अब यहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं, ये बात मैं आपको सिखा चुका हूं, ऑलरेडी बोल दिया मैंने अभी। क्या ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर में यदि पार्टिकल चल रहा है तो वो उसमें क्या रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन कहां लगाओगे, तो भैया आपको इसके अंदर, इस इलिप्टिकल पाथ के अंदर में दो ही पॉइंट मालूम है। नोटबुक के अंदर में देखो एपोजी और पेरिजी दो ही पे चर्चा चल रही है, तो आपको उसी पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। जैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब हम लोग सीखते थे तो उसके अंदर में क्या करते थे, पॉइंट बना दिए थे, टॉप पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट और मिडल पॉइंट, तो उन पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा के ही सॉल्व करते थे कि नहीं करते थे। बिल्कुल सिमिलर वे में करना है। तो भैया अब यदि एनर्जी कंजर्वेशन है तो ये बोलेगा टोटल एनर्जी एट पेरिजी बराबर टोटल एनर्जी एट एपोजी। बरोबर, सही है। ओके, आगे बढ़ जाओ। टोटल एनर्जी का मतलब क्या है, आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी एट पेरिजी प्लस का काइनेटिक एनर्जी एट पेरिजी बराबर पोटेंशियल एनर्जी एट एपोजी प्लस का काइनेटिक एनर्जी एट एपोजी। इज इट क्लियर? नाउ अब क्या करूं मैं, पुट द वैल्यूज। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या ये -G m1m2 अपॉन R12 होता है? बस लगा दीजिए। तो आप लगाओगे -G m1m2 अपॉन R12। तो क्या यहां पर पेरिजी के लिए लिख रहा हूं तो मैं इसे आरपी लिखूंगा, बिल्कुल सही है, प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पेरिजी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो आप यहां पर लिख रहे होंगे हाफ एम वीपी का स्क्वायर बराबर पोटेंशियल एनर्जी एट एपोजी। तो आप क्या लिखोगे, -G कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ए, और प्लस का काइनेटिक एनर्जी जब आपको लिखनी होगी तो हाफ एम वी ए का स्क्वायर। बोलो सही है कि गलत है? यहां तक सही है। अब इसके आगे आपको करना क्या है, करना यह है स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम कैंसिल कर लीजिए और चीजों को इधर उधर एडजस्ट कीजिए। तो इस वाली चीज को यदि मैं इधर लेके आता हूं तो ये प्लस हो जाएगी, तो GM अपॉन आर ए माइनस GM अपॉन आर पी बराबर, इसको उधर लेके जाता हूं तो ये हो जाएगा हाफ VA स्क्वायर और माइनस का हाफ VP स्क्वायर। बोलो सही है क्या? कुछ ऐसी ही इक्वेशंस बनती हुई नजर आ रही हैं आप लोगों को कि कुछ और नजर आ रहा है? बस ये इक्वेशंस पे ही फोकस करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यदि मैं यहां से 2 को कॉमन निकाल लूं और इनको GM को कॉमन वगैरह निकाल के थोड़ा सा यदि मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मेरे पास में चीजें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आने लग जाएंगी। कैसे नजर आएंगी उसको देखिए। मेरे पास में इधर से बन जाएगी क्या, VA स्क्वायर माइनस का VP स्क्वायर बराबर, 2 को इधर भेज दीजिए तो आपने 2GM को कॉमन ले लिया और ये बन जाएगा 1 अपॉन आर ए माइनस का 1 अपॉन आर पी। अब देखो आर ए आर पी तो आपको, आर ए और आर पी को आप लिखेंगे बाद में लिखेंगे, अभी नहीं। सर आर ए और आर पी को क्या लिखना है ये तो आपने बताया नहीं। बिल्कुल बताऊंगा, जरा थोड़ा सा सब्र रखिए। उसको भी लिखना है। वो कहां से लिखा जाएगा, जो आपके पास में इलिप्टिकल पाथ बन रहा था, क्योंकि कई बार सेमी मेजर एक्सिस दे देगा वो आपको। तब आप क्या करोगे, आरपी को और आर ए को यदि नहीं लिख पाए तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। यस और नो? चलो सो हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसको भी लिखना है और उससे पहले वीपी को भी सॉर्ट आउट करना है। तो कैसे करेंगे, जरा इस इक्वेशन को मैं ले लेता हूं इधर पहले। VA स्क्वायर माइनस का VP स्क्वायर बराबर, मेरे पास में बचा था 2GM कॉमन 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर पी। अब जरा ध्यान से दीजिए, आरपी क्या बनेगा। आइए इधर में आरपी के लिए बेटा आपको उस पाथ पर, उस वाले डायग्राम पर वापस जाना ही पड़ेगा। तो देखिए आरपी जो है ये वाली डिस्टेंस है, ये पूरी डिस्टेंस ए है और यहां पर ये वाली डिस्टेंस ए ही है। तो क्या ये वाली जो डिस्टेंस है वो A1 माइनस का E बन रही है और ये वाली डिस्टेंस A1 प्लस का E बन रही है। ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूं। यस और नो? तो अब आप इन वैल्यूज को वहां पर पुट कर दीजिए। दूसरा एक और पॉइंट, ये जो रिलेशन आया है यहां से मैं कोई भी एक इक्वेशन लिख सकता हूं, जैसे
वीपी मैंने लिखना है तो वीपी मेरे पास में आ जाएगा वीए इंटू आर ए अपॉन आर पी, सही है ना? यस। अब इसकी वैल्यू को उठा के वहां पर पुट कर दीजिए, या फिर वीए की पुट, जो भी पुट करने लायक होगी उसको पुट कर दीजिए, ठीक है? तो यहां पर देखिए वीपी की मैं पुट कर सकता हूं, तो मैं लिखूंगा यहां पर, क्या लिखूंगा जरा देखिए, मेरे पास में लिखा जाएगा वीए का स्क्वायर माइनस वीपी को क्या लिखना था मैंने अभी जस्ट आपको बताया, वीए आर ए अपॉन आर पी और पूरे का स्क्वायर बराबर 2gm 1 अपॉन, अब देखो यहां पर आर ए माइनस का 1 अपॉन आर पी, अभी चलने दो, थोड़ी देर तक चलने दो, बाद में हम लोग उड़ाएंगे इनको, ठीक है? अब देखो क्या करते हैं, इस वाले स्टेप में मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, वो आएंगी किस तरह से, वी ए का स्क्वायर माइनस वी ए इंटू आर ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, ए वन प्लस का ई अपॉन आर पी की जगह लिखा जाएगा ए वन माइनस का ई, और पूरे का ये है स्क्वायर बेटा बराबर 2gm, यस और नो, और इधर में आपके पास में बिल्कुल सेम 1 अपॉन ए वन प्लस का ई माइनस 1 अपॉन ए वन माइनस का ई, ये यहां पर इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है? अब मेरे पास में यहां पर एक ऑप्शन है कि मैं ए को कॉमन लेके काट दूं और इन्हें आगे फर्दर सॉल्व करूं, ठीक है? यही होने वाला है, इसमें सॉल्विंग ही करनी है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो देखो सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां से वी ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं और इनको सॉल्व करता हूं, ठीक है? बोलो कैसे हो जाएगा, वी ए स्क्वायर को कॉमन लेके साइड में ले लीजिए, तो यहां से देखो ये ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ई का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, ये बचेगा क्या इधर में, इस साइड में क्या बचेगा 2gm, नीचे देखो बचेगा ए स्क्वायर 1 माइनस का ई इंटू 1 प्लस का ई, सही है? और इधर में जब जाएगा तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा ए 1 माइनस का ई माइनस ए 1 प्लस का ए 1 प्लस का ई, इतना इधर में चला जाएगा, ठीक है? अब आपको इसके बाद में अब कैंसलेशन की तरफ बढ़ना है। कैंसलेशन की तरफ बढ़ते समय जरा देखिए क्या होगा, देखो जब तक आप इन चीजों को देखोगे नहीं तब तक को काम बनने वाला नहीं है। अब एक तरीका तो यह है कि मैं डायरेक्टली आपको बता दूं, दूसरा यह है कि आप इसे पूरा सॉल्व करें और फिर निकालें। अब बोलो क्या कर सकते हैं हम लोग, मैं चाहूंगा कि अब मैं इसके आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, यहां तक मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया, इसमें आपको बस कैलकुलेशंस वाला पार्ट ही बचता है एंड नथिंग एल्स, उससे ज्यादा और कुछ है नहीं बेटा यहां पर। गेटिंग माई पॉइंट? और एक बात बताइए, एग्जाम में आपको रिजल्ट काम आएगा नीट के एग्जाम में कि ये डेरिवेशन काम में आएगा? तो मैं बोलूंगा रिजल्ट काम में आएगा सर। यदि रिजल्ट काम में आएगा तो रिजल्ट लिखते हैं हम लोग, वेलोसिटी एट एपोजी विल बी इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ जी एम अपॉन ए 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस का ई, ये एपोजी पर आ जाएगी, और पेरीजी पर जब आप लिखोगे तो अंडर द रूट ऑफ जी एम अपॉन ए, ये इक्वेशन उल्टी हो जाएगी 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस का ई, दैट इज द इक्वेशन। ये आप देख पा रहे होंगे, क्लियर? श्योर? अरे कर सकते नहीं कर सकते, श्योर है? बस ये रिजल्ट हैं जो मैंने फाइनली, अब कई लोग बोलेंगे सर यहां तक कर दिया तो 2-4 स्टेप और कर देते तो हम लोग सीख देते थे क्या कैलकुलेशन कहां पर हो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। आपको एक बात ध्यान रखिए, मेडिकल एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं देखता हूं तो हमेशा मुझे इक्वेशंस पर फोकस करना है। अब यहां पर देखिए जहां पेरिजी लिखा है तो पास में स्पीड ज्यादा होनी चाहिए तो प्लस वाला ऊपर आएगा, जीएम अपॉन ए कांस्टेंट फैक्टर है, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, जब पास में है दूर में है तो 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। स्पीड को आप इजीली क्या कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं। क्या मेरा पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? श्योर है? स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आएगा, एसेंट्रिसिटी देगा, सेमी मेजर एक्सिस देगा। इसके अलावा देखो मेडिकल में यदि पूछा जाएगा तो सीधा पूछा जाएगा, कोई ज्यादा घुमाना फुमाना नहीं है, ठीक है? अब कई लोग सोचेंगे सर यदि हमें सेमी माइनर एक्सिस दे दी तो हमें कैसे पता लगेगा, सर हमें इक्वेशन दे दी तो कैसे पता लगेगा? इसके लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ऑलरेडी क्या सिखा दिया है, इलिप्स की जो इक्वेशन बनती है वो किस प्रकार से बनती है और उसको किस प्रकार से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन उससे ज्यादा और कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर है? क्या ये पॉइंट आपके पास में क्लियर है? यदि ये पॉइंट आपके पास में क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और केप्लर्स थर्ड लॉ को
स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैपलस लॉ जो है, कैपलस थर्ड लॉ की जब मैं बात करता हूं तो मेरे दिमाग में क्या आता है? कैपलर्स थर्ड लॉ, कैपलर्स थर्ड लॉ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसे हम लोग बेटा लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ पीरियड्स यदि मैं इसे कह रहा हूं तो इसके अंदर में क्या चीजें पॉसिबल हैं? लॉ ऑफ पीरियड्स मतलब यहां पर कहीं ना कहीं टाइम पीरियड से रिलेटेड कुछ चीजें चल रही होंगी, और यदि टाइम पीरियड से रिलेटेड कुछ चीजें चल रही तो उसको हम लोग कैसे लेके आएंगे? भाई सवाल है ना, वाजिब सा सवाल है। एक्चुअल में यदि मैं कैपलर्स थर्ड लॉ की बात करूं, देखो पहले हम लोग इसके लिए करेंगे इलिप्स के लिए, बाद में हम लोग उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे और उसे छोटी छोटी चीजों के लिए मतलब सर्कुलर ऑर्बिट के लिए बाद में उसे बना लेंगे। लेकिन पहले जो हमें करना है वो करना है आपका एग्जैक्टली किसके लिए? इलिप्टिकल पाथ के लिए। पहले हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि आपका जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, तो उस समय क्या लॉ है? तो लॉ कहता है कि स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल पाथ। लिख दूं क्या? लॉ पीरियड क्या कह रहा है? स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, square of the time period is directly proportional to cube of semi major axis of elliptical path। क्या ये बात ध्यान आ गई? याद रह जाएगी क्या? उसी की सर गारंटी नहीं है याद रहेगी कि नहीं रहेगी। बाकी जो डेफिनेशन आपने लिखी है वो हम लोगों को समझ में आ चुकी है, उतना हम लोग समझदार हैं। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि हमें कुछ भी याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब चलो करते हैं, कैसे करेंगे यही सोचना है हम लोगों को। तो एक बात सोचिए, सिंपल सी बात, हम लोग यहां पर लॉ ऑफ पीरियड्स की बात कर रहे हैं, मतलब टाइम पीरियड से कुछ तो भी चीजें रिलेट होनी चाहिए, मतलब ठीक है। अब टाइम पीरियड से चीजों को रिलेट करें कैसे, यही हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है। तो टाइम पीरियड से चीजों को रिलेट करने के लिए मेरे को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि भैया सीधा सीधा मैंने लिख दिया और सीधा सीधा हमारे पास में आ जाएगा, नहीं, इट विल टेक, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। तो एक बात देखिए, इलिप्टिकल पाथ में भले ही घूम रहा है, लेकिन मान के चलिए ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा होता तो मेरे दिमाग में फटाफट मेरी ट्यूब जलती थी, और मेरी ट्यूब जलने के बाद कहती थी कि भैया सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर कर दे, और जैसे ही आप ये करोगे तो आपको इक्वेशंस मिलने लग जाएंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये वाली बात कुछ हजम हो रही है, पर क्या हम लोग इसे यहां पर अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल उसी तरह से ही यहां पर सोचना है। बेसिकली देखो क्या है कि यहां पर मोशन इलिप्स में हो रही है, बाकी वो जो मोशन जब इलिप्स में हो रही है तो जो सन है या जो प्लेनेट है, मतलब सन के चारों तरफ प्लेनेट घूम रहा है या प्लेनेट के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहा है, तो हर केस में सेंटर की तरफ उसको बांध के रखने वाला जो फोर्स है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज प्रोवाइडिंग द अगेन नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, अगेन प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हम लोग यही बात को मानते हुए यहां पर सॉल्व करते हैं। तो भाई देखो, हम लोग लिखेंगे कि मान के चलो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है, तो आर स्क्वायर डिस्टेंस बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यस और नो? सर अब मैं ये वाला जो है ये कहां पे लगाऊं? कोई दिक्कत नहीं, जहां आपको मन में लाए वहां लगा दीजिए। नाउ अब यहां पर देखो, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आपके पास में तो v का फॉर्मूला आ गया अंडर द रूट ऑफ जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर।
इसका क्या करें सर, इससे कहां टाइम पीरियड निकल के आ रहा है, थोड़ा सा धैर्य रखो। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाई टाइम पीरियड? तो सर टाइम पीरियड का मतलब होता है द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल। बोलो सही बात है, यस। तो यदि मैं ऐसा मानता हूं तो मैं लिख दूंगा टी बराबर, यदि मेरे पास सर्कुलर पाथ होता तो मैं सीधा ऐसे लिख देता था और मेरे पास में आंसर आ जाता था अंडर द रूट ऑफ जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। यस और नो, क्या यही आंसर आता था या कुछ और आंसर आता था? तो आप बोलेंगे सर आंसर तो यही आएगा। यदि ये आंसर आएगा तो इसमें ध्यान से देखो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट और रिक्वायर्ड है, बस बस। टी बराबर 2 पाई, ठीक है, इसको यदि मैं तोड़ देता हूं तो ये तो आर रहने दो, इसको स्क्वायर रूट ऑफ आर अपॉन जी एम ऐसे लिख दूं तो कोई परेशानी है क्या? देखो मैंने क्या किया, नीचे वाले आर को सबसे ऊपर पहुंचा दिया। जब मैं ऐसा करूंगा तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पर आ जाएगा टी बराबर 2 पाई इंटू आर इंटू रूट आर अपॉन अंडर द रूट ऑफ जी एम। सो फाइनली आई कैन से दैट टी बराबर 2 पाई अपॉन अंडर द रूट ऑफ जी एम इंटू आर की पावर 1 प्लस 1/2 कितनी हो जाएगी बेटा, 3/2। और 3/2 होते ही इसे मैं लिख दूंगा किस प्रकार से, स्क्वायर कर देता हूं तो टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम इंटू आर क्यूब। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। लेकिन सर ये स्मॉल आर वगैरह जो है ये तो आपने तब बताया ना, कब, यदि ये आर सर्कल में हो, मतलब सर्कुलर मोशन के हिसाब से। पर हमारा पॉइंट तो ये है कि आप तो हमें ये बताइए कि यदि ये इलिप्टिकल पाथ में चल रहा है तो ये वाला आर कौन सा ले, क्यों, ऐसा क्यों मन में आया? सर ऐसा मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि भाई एक बार जो सन है वो एपोजी पर होगा, कभी पेरिजी पर होगा, तो वो डिस्टेंस हमेशा बदल रही है। यदि आपने इस डिस्टेंस को आर लिया है तो ये डिस्टेंस आर तो तभी पॉसिबल है ना, ये आर तो तभी पॉसिबल है जब आपका यहां पर कोई प्लेनेट है और उसके चारों तरफ सैटेलाइट एक सर्कल में आर में घूम रहा है, तभी तो मैं 2 पाई आर अपॉन वी लिख सकता हूं, तभी मेरा ये वी सब जगह सेम होगा। क्या इस बात से आप सब लोग एग्री करते हैं? सर बात तो पते की है, लेकिन फिर भी सर हमारे मन में जो सवाल है वो तो अभी भी ऐसा ही है, तो फिर इसका क्या कर रहे हैं, ये तो फिर किसी काम का नहीं है। नहीं, काम का है। सर कैसे? आपको जो सवाल मोस्टली मिलेंगे वो इसी बेसिस पर, इसी प्रिंसिपल पर आपको करने हैं। तो फिर सर यदि इसी प्रिंसिपल पर सवाल करने हैं तो फिर जो आप बोल रहे थे कि उसका फिर क्या करेंगे, रुक जाओ थोड़ा सा, हम लोग उसे एडजस्ट करेंगे तब आपको समझ में आएगा। कैसे आएगा सर? देखो यहां तक हो गया, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है ना। ये जो है ये मेरा, क्या मैं इसे सर्कुलर पाथ के लिए अप्लाई कर सकता हूं? यस। इज इट एप्लीकेबल फॉर सर्कुलर पाथ? यस, कोई परेशानी नहीं। अब जो मेरे मन में जो सवाल था कि सर जो इलिप्टिकल पाथ है उसका क्या हुआ, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा लौट के वापस जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड लॉ। सर अब सेकेंड लॉ क्या है? तो सेकेंड लॉ आपको याद होना चाहिए, वो कहता है डीए बाई डी टी बराबर एल अपॉन 2 स्मॉल एम, एल अपॉन 2 स्मॉल एम कहता है। तो यहां से यदि मैं एल लिखने की कोशिश करता हूं तो मैं एल तो लिख दूंगा 2m डीए बाई डी टी। लेकिन सर ये वाली बात भी थोड़ी सी अटपटी सी लग रही है, नहीं समझ में आया। एक काम करो, चलो एल को नॉर्मली तो आप लिख सकते हो ना, एम वी आर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? बिल्कुल। तो क्या मैं एल को, एम इज द मास ऑफ द प्लेनेट या सैटेलाइट जो भी है, वी क्या है और आर क्या है, तो क्या मैं यहां पर करस्पॉन्डिंग स्पीड और करस्पॉन्डिंग डिस्टेंसेस लिख सकता हूं? बिल्कुल, तो लिख दीजिए। तो यदि मैं लिखता हूं पेरिजी के लिए या मैं लिखता हूं एपोजी के लिए, वो आपकी मर्जी है। मान के चलो मैंने पेरिजी कंसीडर किया तो मैं इसे लिखूंगा जीएम अपॉन ए, पेरिजी मतलब पास वाला, मतलब बड़ा नंबर, तो 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस का ई इंटू आर क्या है, फिर आर पेरिजी की डिस्टेंस है, तो पेरिजी की डिस्टेंस है तो ये आ जाएगी ए 1 माइनस का ई। बोलो ये सही है? आपने बोला सर सही सा लग तो रहा है, बाकी तो आप ही बताएंगे कि क्या ये सही है या गलत है। ओके,
ठीक है, एल का काम हो गया हमारा। ओके, अब बच गया देखो डीए अपॉन dt। देखो ये डीए अपॉन dt का क्या मतलब है, डीए अपॉन dt का मतलब है एरिया अपॉन टाइम, सही है। यदि मैं बात करता हूं टाइम पीरियड की, यदि मैं बात करता हूं टाइम पीरियड की, मतलब ये यदि मैं इसे टाइम पीरियड के लिए लिखता हूं तो क्या मुझे इस एरिया को एरिया ऑफ कंप्लीट इलिप्स लिखना चाहिए क्या? सोचो और बोलो। अब इसमें कई लोगों का हां आ चुका होगा कि यस सर, यदि आ चुका है तो बस लिख दीजिए। कैसे लिखें? तो इसे लिखा जाएगा पाई ए बी अपॉन कैपिटल टी। बोलो, पाई ए बी अपॉन कैपिटल टी। एरिया लिखना बता चुका हूं, टाइम पीरियड कैपिटल टी हो गया, इक्वल्स टू एल, और ये सब लिख देता हूं तो ये आएगा एम अंडर द रूट ऑफ जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल ए, 1 प्लस का ई अपॉन 1 माइनस का ई, रूट के बाहर में ए 1 माइनस का ई। क्या ये सही है? होल डिवाइडेड बाय 2m, होल डिवाइडेड बाय 2m। सर ऐसा नहीं लग रहा ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है? यस, थोड़ी सी देखो कभी कभी कुछ थोड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें तो आपको मिलने ही वाली हैं, उसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते भाई, वो तो रहेंगी। अब यहां पर कैंसिलेशन यदि मैं करना चाहूं, ब्लैक से करते हैं। देखो, क्या मैं इस ए से इस ए को काट सकता हूं? बिल्कुल। क्या मैं इस एम से इस स्मॉल एम को काट सकता हूं? बिल्कुल। और क्या मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर सकता हूं? बिल्कुल। तो कर दीजिए, क्या आएगा? यह आएगा पाई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बराबर, इधर देखिए क्या होगा, इधर में बचेगा जी एम अपॉन, देखो 2 को यहां ले लेता हूं तो ये आएगा 4, इसका स्क्वायर आएगा तो ये ए हो जाएगा, ये आएगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस का ई, और इसमें इसका बेटा स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, ये स्क्वायर करने के बाद ये सिचुएशन आएगी, पाई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बराबर जीएम अपॉन 4a 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई इंटू 1 माइनस ई द होल स्क्वायर। यहां पर छोटा सा कैंसलेशन और कर लीजिए, 1 माइनस ई से एक 1 माइनस ई यहां पर कट जाएगा। ओके, श्योर हैं? अरे बोलो, ये देखो वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, छोटी छोटी चीजों को आपको देखना ही पड़ेगा तभी आपका काम बनेगा, अदरवाइज फिर से गाड़ी वहीं ना वहीं आप अटका लोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा आगे बढ़ के देखिए क्या हो रहा है। इसको उधर लेके जाओगे, चलो ठीक है। पाई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बराबर जी एम अपॉन 4a, और ये आ जाएगा 1 माइनस का ई स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा माइनस का ई स्क्वायर। इस इक्वेशन को मेरे को एक बार और लिखना पड़ेगा तभी काम बनेगा, और वो है बेटा यहां पर मैं लिख देता हूं पाई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर बराबर, किधर गया, जी एम अपॉन 4a, जी कैपिटल एम अपॉन 4a 1 माइनस का ई स्क्वायर। अब देखो याद करो, आपको एक रिलेशन सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था? b बराबर a अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का ई स्क्वायर। मतलब ये है, क्या मैं इसे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर लिख सकता हूं? ध्यान से देखो, ये रिलेशन सिखाया है प्रीवियस लेक्चर में, एसेंट्रिसिटी और इनके एक्सिस के बीच का रिलेशन। सर लिख तो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि देखो मैं बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर लिख सकता हूं। ध्यान से देखिए, बी स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर 1 माइनस ई का स्क्वायर लिख सकता हूं, और ऐसा लिखते ही मेरे पास देखो क्या बनेगा, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर अपॉन का टी स्क्वायर बराबर जी कैपिटल एम अपॉन 4a 1 माइनस का ई स्क्वायर। बोलो क्या कटेगा? क्या ये पूरा 1 माइनस ई स्क्वायर कटेगा? यस और नो? अब बाकी चीजों को एडजस्ट कर लीजिए। तो देखो, जब मैं एडजस्ट करने जाऊंगा तो टी स्क्वायर को इधर और बाकी चीजों को इधर, तो क्या बचेगा? टी स्क्वायर बराबर 4a ऊपर चला जाएगा, 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन जी कैपिटल एम। बोलो सही है क्या? यदि ये रिलेशन मिल चुका है तो अब आप देख सकते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। यस और नो?
और फॉर्मूला प्रॉपर चाहिए तो आप लिखोगे टी बराबर 2 पाई अपॉन अंडर द रूट ऑफ GM a टू द पावर 3/2। ये आपका प्रॉपर फॉर्मूला यहां पर निकल के आ जाएगा, क्योंकि देखो जी कैपिटल GM कांस्टेंट होता है, 2 पाई कांस्टेंट है, a की पावर 3/2। ये है आपका एक्चुअल रिलेशन, ये है आपका एक्चुअल रिलेशन। ठीक है, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी साइड से, बोनस पॉइंट। सर ये बोनस है मतलब कि इस पे सवाल बन सकता है, तो मैं आपको बताता हूं सवाल बन सकता है, वो क्या है सुनिए। ये फॉर्मूला याद हो जाएगा क्या आप लोगों को? ये था आपका केपलर्स थर्ड लॉ, और यहां पर आपके सारे जो लॉ हैं वो यहां पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस लॉ को एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो इस लॉ के अंदर में खास बात यह है कि हम लोगों ने जब यहां पर सीखा था तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला लिखा था स्टार्टिंग में, F बराबर Gm1 m2 अपॉन r²। सही है क्या? मतलब F प्रोपोर्शनल टू 1/r² आया था। उस समय टाइम पीरियड आपका आ रहा है r की पावर 3/2। सर कहना क्या चाहते हो? वो बात नहीं पकड़ में आई तो समझिए ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर डायरेक्टली सवाल आता है, डायरेक्टली सवाल बनता है। और आपको बुकलेट के अंदर में भी शायद ये पॉइंट मैंने जरूर मेंशन किया होगा, क्योंकि ना ये जो सवाल है ना वो यहां के बजाय मैं आपको बताऊं मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादा होता है। मॉडर्न फिजिक्स में एक बात बताऊं, इस सबको पूरी तरह से मॉडर्न फिजिक्स से आप रिलेट कर सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स कौन सी वाली? केमिस्ट्री के अंदर में जो बेसिक ये केमिस्ट्री है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर जो भी नाम देना हो, उस चैप्टर के अंदर में जो बोर्स एटॉमिक मॉडल वगैरह आता है वहां पर भी बिल्कुल ऐसी चीजें चल रही होती हैं। बट वहां पर सर्कुलर पाथ में मोशन हो रही होती है, यहां पर हम लोग इलिप्टिकल पाथ के लिए भी कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन क्या अब ये बातें क्लियर हैं? अच्छा, अब यहां पर जो मैं रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ होगा, तो टाइम पीरियड जो है वो प्रोपोर्शनल होगा r की पावर n+1/2। सर इस पे सवाल में समझ में नहीं आया कि आप कहना क्या चाहते, सवाल कैसा बनेगा? सवाल देखो सुने कैसे बनेगा। देख r की पावर 2 है ना नीचे, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3/2, तो r की पावर 3/2 आ गया। सवाल ऐसा बोलता है एग्जामिनर, सुनिए सवाल ऐसा बोला जाता है, मतलब अब देखो मैं ये जो सवाल बता रहा हूं ये किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही आया है। बट हाँ ये होता है कि अब कई लोग बार बार बोलते हैं सर आप है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को याद कर लिया करो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ईयर और नाम वगैरह भी याद हो जाए कि भाई यही क्वेश्चन यहां पे आया था। लेकिन ये कुछ चीजें होती हैं जिससे आपको पॉइंट्स क्लियर होते हैं। ठीक है, वो क्या है? क्वेश्चन कुछ ऐसा बन सकता है कि इफ gravitational force of attraction, if gravitational force of attraction varies as r to the power -3, then time period of satellite will vary, satellite will vary। ये सवाल बनता है, आंसर बता दो सीधा सीधा। अब देखो अब तो आपके सामने चुटकियों में आंसर है क्योंकि मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया है। देखो अब क्या होता है ना, अब ये सवाल देखने के बाद में स्टूडेंट बोलता है ये कौन सा टाइप का सवाल है, हमें तो पता ही नहीं लग रहा। तो ध्यान से देखो, F प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ था, तो आप लिख रहे थे T प्रोपोर्शनल टू r की पावर n+1/2। लेकिन अब यहां पर देख लीजिए आपको करना क्या है, यहां पर है r टू द पावर -3, मतलब n की जगह आपको लिखना है कितना? 3। n की जगह 3 लिख देंगे तो टाइम पीरियड आएगा आपके पास में r की पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो t विल बी प्रोपोर्शनल टू 3 + 1 4/2, मतलब t प्रोपोर्शनल टू r²। ये आंसर है, इट इज द आंसर जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं या इसमें अभी भी कहीं ना कहीं आप उलझे उलझे से घूम रहे हैं? अरे बोलो। यही है इसके अंदर में बेसिक जो चीजें, मेन जो चीजें थी जो हम लोगों को यहां पर कवर करनी थी वो हम लोगों ने यहां पर कवर कर ली हैं।
अब इसके बाद में कुछ जो छोटे मोटे से पॉइंट आते हैं, वो पॉइंट में देखो कौन कौन से पॉइंट पूछा जा सकता है। एक तो है आपके पास में सैटेलाइट से रिलेटेड ही पॉइंट होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एक पॉइंट आता है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का पॉइंट क्या कहता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एक पॉइंट है वो कहता है कि भैया ऐसा सैटेलाइट जो धरती से देखने पर स्टेशनरी लगे, मतलब मैं लिख देता हूं हेडिंग वगैरह। अब आपके पास में लास्ट 2 पॉइंट बचे हैं जो इसके अंदर में कवर होंगे चैप्टर के अंदर में, चैप्टर ही खत्म हो रहा है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो भैया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो मतलब क्या है, आपकी धरती या अर्थ से रिलेटेड बात चल रही है, स्टेशनरी मतलब एट रेस्ट हो गया। तो ऐसा सैटेलाइट जो धरती से देखने पर, ऐसा सैटेलाइट जो धरती से देखने पर रेस्ट पर फील हो या रेस्ट पर लगे, उस सैटेलाइट को हम लोग कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। यस और नो। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की कुछ कंडीशंस होती हैं, तभी हमें एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मिलता है। क्या कंडीशन हो सकती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है। वो कॉमन सेंस ये है कि भैया देखो, धरती से देखने पर वो रेस्ट पर है, मतलब आपके सर के ऊपर यदि सैटेलाइट है तो वो आपके सर के ऊपर हमेशा ही बना रहेगा। अब धरती घूमेगी तो सैटेलाइट भी घूमेगा, बराबर है। अब यदि धरती के घूमने के साथ में सैटेलाइट घूमता है तो देखो धरती तो अपनी जगह पर भी घूम रही है, भाई धरती अपनी जगह पर घूम रही है, और जो सैटेलाइट है वो धरती के चारों तरफ घूम रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जो इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड वो धरती के टाइम पीरियड के बराबर होना चाहिए। और धरती का टाइम पीरियड अबाउट इट्स ओन एक्सिस कितना है, 24 आवर्स। मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स। पहला सवाल जो यहां पर बन सकता है, यस और नो। दूसरा पॉइंट, और क्या सोच रहे हो, और कौन कौन सी चीजें यहां पर पॉसिबल हैं। भाई देखो, जब तक इन चीजों के बारे में आप सोचोगे नहीं तब तक आप नहीं बता सकते। थोड़ा सा सोचिए और आपको मिल जाएगा आइडिया। जियो स्टेशनरी सेटअप, देखो पहला पॉइंट आपको, देखो थोड़ा सोचो तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस। दूसरा होता है ये जो है इसकी जो ऑर्बिट होती है, इसके हम लोग ऑर्बिट की बात करें तो इसकी जो ऑर्बिट होनी चाहिए, इट शुड रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद द इक्वेटोरियल प्लेन। क्या बोल रहा हूं मैं, इट शुड बी या इट शुड रिवॉल्व इन कॉन्सेंट्रिक एंड कोप्लेनर विद इक्वेटोरियल प्लेन। जो आपका इक्वेटोरियल प्लेन है उसके कैसा होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए और उसके कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए। मतलब जैसे धरती की जो ये है क्या बोलते हैं, इक्वेटर वाली लाइन है, इक्वेटर वाली जो लाइन है उसके कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, उसके क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए। और उसी के प्लेन के क्या होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए। तब यहां पर ये वाली चीज बनती है। तीसरा एक और पॉइंट होना चाहिए। ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो हो सकता है कभी क्वेश्चन के फॉर्म में ही आपके सामने आ जाएं। तीसरा पॉइंट है रोटेशन ऑफ सैटेलाइट। जो ये सैटेलाइट घूम रहा है, मान चलो धरती ऐसे घूम रही है, मान चलो धरती ऐसे घूम रही है और सैटेलाइट ऐसा घूम गया, तो क्या ये 24 आवर्स टाइम पीरियड भले ही 24 आवर्स रख लो, क्या ये जियो स्टेशनरी होगा, नहीं होगा। फिर तो आप उस सैटेलाइट को दिन में 2 बार मिलोगे बस, उससे ज्यादा नहीं। क्यों, जब आप यहां पर क्रॉस करोगे और उसके बाद जब घूम के वापस आओगे तब एक बार क्रॉस करोगे। यस और नो, श्योर है, 24 घंटे में 2 बार मिल जाओगे। तो यहां पर होना चाहिए कि रोटेशन सेंस ऑफ सैटेलाइट, रोटेशन सेंस ऑफ सैटेलाइट, शुड क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार, मस्ट लिखना चाहिए, मस्ट बी सेम एज रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ।
अब ये रोटेशन ऑफ अर्थ का जो सेंस है वो अब आपको पता होना चाहिए। धरती कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट घूमती है या ईस्ट टू वेस्ट घूमती है? धरती अपनी एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो वेस्ट टू ईस्ट ही होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन, इस पे सवाल बन सकता है थियोरेटिकल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बनेगा, बट हां बना दिया तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है। और कुछ है क्या इसमें जो हमें नहीं पता है? यस, इतनी ही चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड इट इज मोर देन सफिशिएंट टू नो अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इससे ज्यादा इसमें कोई सवाल आपके पास ज्यादा बनते नहीं है। अब यहां पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का सवाल बन सकता है। उसके अलावा यहां पर उसकी हाइट से रिलेटेड सवाल बन सकता है कि भैया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट कितनी होगी, वो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपके पास में कॉन्सेप्ट है हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। निकालनी है वैसे आपको खुद से सॉल्व करना है। हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, बताओ फॉर्मूला क्या था? सर फॉर्मूला तो याद ही नहीं आ रहा है। देखो, अब यहां पर ये जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो ये आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल में यदि घूम रहा था तो मैं सीधा सीधा ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? टी बराबर, याद करो, 2 पाई और क्या था, आर की पावर 3/2 अपॉन अंडर द रूट ऑफ जीएम, ऐसा कुछ लिख रहे थे। तो इसको जरा देखते हैं, यहां पर तो क्या लिख सकते हूं, स्क्वायर करूं या डायरेक्टली करूं? बोलो, एक काम करते, बिना स्क्वायर करे करना है तो बिना स्क्वायर किए कर लीजिए, या फिर स्क्वायर कर लीजिए, आसान रहेगा। टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम, और ये आ जाएगा आर क्यू। बोलो सही है क्या? सर लग तो सही सा रहा है। अब जरा इनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके हमें क्या मिलता है जरा देखते हैं। टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर, कैपिटल जीएम की जगह मैं लिख सकता हूं जी आर स्क्वायर, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं आर प्लस एच का होल क्यूब। ये एक्चुअली कैलकुलेशन यहां पर जाके हमारी गाड़ी अटक जाएगी, क्योंकि इसके आगे हमारा सॉल्व हमसे होना नहीं है। आर हमें रेडियस ऑफ अर्थ है, बराबर है, मालूम है जी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है। कैपिटल टी हमारे पास में है 24 आवर्स, जिसे हम लोग सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आएगा, 86,400 ना, 84,600 की 86,400। बार बार मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूं, हालांकि आप लोग निकाल के रखना। 84,600, 846 नहीं, 864, 864, 864 सीक्वेंस डिक्रीजिंग ऑर्डर, 86,400 सेकेंड, वो लिखना है। अब एच निकालना है, तो बेटा यहां पर जो एच, ओके ठीक है, मुझे एकदम से ऐसा फील हो गया कि क्या निकाल लिया मैंने। तो यहां पर जो h की वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 36,000 किलोमीटर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ h एक्चुअली, जो आपको याद होनी चाहिए। सीधा सवाल बनता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? व्हाट इज द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? और ये हाइट कहां से ली गई है? ये ली गई है अर्थ के सरफेस से। कहां से ली गई है? अर्थ के सरफेस से। और कुछ सवाल इसमें, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी पर सवाल बन सकता है। एक सवाल और, वो है, देखो सारी चीजें हैं, फॉर्मूला है पहले, ऑर्बिटल सैटेलाइट क्यों लिख रहा हूं मैं, फटाफट खत्म करने पे आ गए हम लोग। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट नहीं, सॉरी सैटेलाइट नहीं, यहां पर स्पेसिफिकली मुझे मेंशन करना है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो भैया देखो, v बराबर ओमेगा आर का कॉन्सेप्ट, v बराबर ओमेगा आपके पास में आएगा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर कितना निकालोगे तो आप इसे r प्लस एच लिख दोगे। सारा डेटा यहां पर फिल कर लेना, आपको आंसर मिलेगा 3 किलोमीटर पर सेकेंड। इट इज रफ डेटा, एग्जैक्ट डेटा की जरूरत है नहीं, बट हाँ अराउंड 3 किलोमीटर पर सेकेंड है, इस बात का ध्यान रखना।
नहीं तो कई बार है ना जल्दबाजी में किलोमीटर पर आवर हो जाता है, इतना नहीं, 3 किलोमीटर पर सेकेंड, दैट्स द डेटा। और कुछ चीज, अब देखो इसके अलावा क्या बचा है जो मैं आपको बता दूं कि नहीं आएगा, वो है डबल सिस्टम। डबल सिस्टम का मतलब क्या है, एक मास m का मोशन दूसरे मास m के अबाउट, एक कैपिटल मास m है, उसके चारों तरफ यदि एक स्मॉल m मास वाला ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसको, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एक कि वो जब घूमते हैं तो वो उनके सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे होते हैं, ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग डबल स्टार सिस्टम कहते हैं। अब ये सब चीजें हैं नहीं हमारे सिलेबस में, यदि सिलेबस में होती तो हम लोग उसे डेफिनेटली कवर कर रहे होते, लेकिन सिंस हमारे सिलेबस में है ही नहीं मेडिकल में, तो हम लोग उन्हें ज्यादा कर करके इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं निकल के आएगा, दैट विल बी ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम। श्योर है? बाकी कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी, यहां तक हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट, जितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट थे उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है। और इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं तो एक छोटा सा पॉइंट और बच जाता है जिसे हम लोग वेटलेसनेस कहते हैं। लेकिन देखो अब वेटलेसनेस जो है वो सिंपल छोटा सा समझने वाला टॉपिक है हमारा, और इसमें वेटलेसनेस वगैरह वाली सारी चीजें हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में वैसे भी कवर कर चुके हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो 2 मिनट हम लोग वेटलेसनेस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। और जो हम लोगों ने इस पे बात की थी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उस पर भी थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं हमारे पास में जो होगा। ये कौन सा वाला है, ओके। सो हमारे पास में देखो वेटलेसनेस की जब मैं बात करता हूं तो जरा इसमें ध्यान से देखते क्या होता है कि हमारे पास में कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, उसका जो वेट होता है वो हमारा धरती की सरफेस पर, अर्थ की सरफेस पर वेट w बराबर हम लोग mg लिखते हैं, वेट w बराबर mg लिखते हैं, और उसे हम लोग ट्रू वेट या स्टैटिक वेट भी कहते हैं। और बेसिकली ये जो वेट है वो है क्या, जब यदि आप याद कर रहे होंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो उसमें भी बताया गया था, वो एक फोर्स का ही टाइप है, और ये वो फोर्स है जिससे कोई भी बॉडी को अर्थ उसकी सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। यस, यही बताया गया था। क्या बताया गया था कि वेट ऑफ द बॉडी इज दैट फोर्स बाय विच एन ऑब्जेक्ट इज बीन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वो आपका क्या होता है, वेट होता है। लेकिन मान के चलो यदि हम लोगों को वेटलेसनेस की बात करनी है तो वेटलेसनेस के अंदर में होता यह है कि जब हमारे पास में वेट 0 हो जाए, बस यही तो करना है आपको। वेटलेसनेस मतलब क्या है कि हमें जो वेट है वो 0 हो जाए। अब वेट 0 कैसे कर दें, वेटलेसनेस, तो इसका मतलब यह है कि जो अर्थ जिस डायरेक्शन से, सॉरी, जितना फोर्स हम पर लगा रही थी उतना ही फोर्स यदि हमारे पास में कहीं और आ जाए अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग कहेंगे कि वेटलेसनेस वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो पहली सिचुएशन ये होती है कि जब मान के चलो जब आप इस ऑब्जेक्ट को किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रख दें जो फ्री फॉल कर रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है, तो उस समय आपको एक वेटलेसनेस की कंडीशन मिलती है। लिफ्ट वाले केस याद कीजिए, जहां पर आपका कांटेक्ट ग्राउंड से छूट जाता है और आपका सर ऊपर टकराएगा, मैंने बताया था आपको। अब जो पुरानी चीजें याद होंगी तो अब ये हो रहा होगा, अब आपको हलवा लग रहा होगा, लेकिन जिनको पुरानी चीजें याद नहीं है उनको तो परेशानी हो रही होगी। ठीक है, सो मैंने क्या बोला कि मान के चलो इस बॉडी को यदि किसी ऐसे फ्रेम में रख दिया जिसका एक्सेलरेशन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलरेडी जी है, मतलब इट इज फॉलिंग फ्रीली, तो उस केस में हम लोग जो वेट लिख देंगे वो mg माइनस m लिख देंगे, और सिंस a बराबर g है तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उस समय ये चीज वेटलेसनेस वाली बात आ जाएगी। दूसरा जो हम लोग यहां पर बात करते हैं वो तब पॉसिबल होता है जब हमारे पास में एक सैटेलाइट जो है वो धरती के चारों तरफ घूम रहा होता है। अब देखो अभी हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पढ़ के आए हैं, तो अब जरा इसको देखिए, यहां पर धरती और ये जो सैटेलाइट है ये सेम स्पीड से घूम रहे हैं, धरती और सैटेलाइट बिल्कुल सेम स्पीड से घूम रहे हैं। देखो अर्थ, देखो ये हरे से सिंबल के सामने है ये सैटेलाइट जो बनाया है, ठीक है, ये वाले हरे के सामने, देखो ये वाले हरे के सामने, तो इसका मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्या बना दिया है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बना दिया, इसको रोक लिया है। इस सैटेलाइट के अंदर में भी हमें वेटलेसनेस वाली ही फीलिंग आती है। इसके अलावा एक थर्ड कंडीशन और होती है जहां पर हमें वेटलेसनेस मिलती है, और वो थर्ड कंडीशन कहां पर होती है, नल पॉइंट। बेसिकली ये नल पॉइंट क्या है, थर्ड कंडीशन कहां पे मैं बात कर रहा हूं, थर्ड कंडीशन में बात कर रहा हूं
नल पॉइंट पे। अब कई लोग पीछे देख रहे होंगे ये क्या चल रहा है इधर में, सर तो यहाँ पर रुक गए। देखो बेसिकली क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूं ड्यूरिंग द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो इसके लिए मैं नहीं भी बोलूं तो समझ में आ रहा होगा अभी, ठीक है। थर्ड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या है कि जब हम लोग अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो भैया ऊपर जाके हमको चंद्रमा मिलता है, मून मिलता है कि नहीं मिलता है? यस। यदि हमारे पास में कोई बॉडी है जिसका मास स्मॉल m है तो उस पर धरती भी अपनी तरफ फोर्स लगा रही होगी और मून भी उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा होगा। एक ऐसा पॉइंट जहां पर मून का ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ऐसा होने पर इस बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो उस समय ये वेटलेसनेस वाली सिचुएशन यहां पर बनेगी, क्योंकि इसे फिर हम लोग जीरो ग्रेविटी रीजन कंसीडर करेंगे। जहां ग्रेविटी जीरो हो गई तो बेटा आपका वेट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैंने, बात समझ में आई? अर्थ से ऊपर जाएंगे तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कम होते जाएगा और मून का बढ़ते जाएगा, मून का बढ़ते जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। उस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, यस और नो? तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नल पॉइंट। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? नल पॉइंट, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा करेंगे। तो इस पर नेट फोर्स जीरो हो गया, तो अब नेट फोर्स जीरो का मतलब है यहां पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इट इज अ जीरो ग्रेविटी रीजन। इट इज व्हाट? जीरो ग्रेविटी रीजन, क्योंकि इस बॉडी पर अभी कोई ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस आपस में एक दूसरे के कैंसल होके जीरो हो चुके हैं। और इस रीजन को या इस पॉइंट पर हमें क्या मिलेगी? वेटलेसनेस जैसी सिचुएशन मिलेगी। ये तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है, अब देखो यहां पर जो टाइम पीरियड वाले सवालों की यदि मैं बात करता हूं तो टाइम पीरियड के बहुत सारे सवाल हमारे पास बन सकते हैं। सिंपल सिंपल से सवाल होते हैं, उसमें कोई ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस तो होता नहीं है। सवाल कैसे बनते हैं? सवाल ऐसे बनते हैं कि मान के चलो क्वेश्चन है ऐसे बन रहा है, देखो पूरा, देखो पहली बात तो ये है कि आपको यदि टाइम पीरियड का फॉर्मूला नहीं आता है तो आप सवाल को नहीं कर पाओगे। जब तक आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद नहीं है तब तक आप सवाल को नहीं कर पाओगे। अभी के लिए मान चलो आपके पास में t बराबर 2 पाई, एक काम करो पूरे को ऐसे लिख लो r³/gm, ऐसा फॉर्मूला है, यस और नो? अब सवाल क्या बोला जाता है यहां पर, ये जो m है ये क्या है? मास ऑफ द प्लेनेट जिसके चारों तरफ कोई सैटेलाइट घूम रहा है, यस और नो? तो सवाल बोलते हैं कि भैया मास को डबल कर दिया और डिस्टेंस को आधी कर दी तो क्या होगा? ऐसे टाइप के सवाल यहां पर बनते हैं, ध्यान रखो। अब जब डबल की बात यहां पर कम करी जाती है क्योंकि यहां पर क्यूब रूट वगैरह लिया जाता है, तो ऐसा डेटा करेंगे ताकि आप उसका क्यूब रूट इजीली ले सको, ठीक है? मतलब जैसे अब सवाल को ऐसे बना दिया कि आपको मालूम है t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, ठीक है? तो सवाल कैसा बनाएंगे? सवाल ऐसा बनाएंगे कि क्वेश्चन इफ फॉर अ प्लेनेट, या फिर लिखा जाएगा यहां पर सैटेलाइट, डिस्टेंस इज मेड 4 times देन न्यू टाइम पीरियड, देन न्यू टाइम पीरियड। अच्छा, कई बार सीधा सीधा सवाल इतना सिंपल सा भी बोल देते हैं कि टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा? भैया इंक्रीज हो जाएगा, सीधा सीधा आएगा। अब करो, कैसे करोगे? तो आप बोलोगे t² का स्क्वायर बराबर पहले जो भी डिस्टेंस होगी उसे r³ मान लेता हूं, इसे मैं मान लेता हूं, कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स कर दिए तो 4r का होल क्यूब। नाउ इधर उधर मल्टीप्लाई करोगे, r से r³ कट जाएगा, ये कितना आएगा बेटा? t² इंटू, इसको लोगे तो कितना आएगा? 4 चौका 16 चौका 64 बराबर t1 का स्क्वायर। सो यहां से स्क्वायर रूट लेने पर t1 कितना आएगा? 64 का रूट 8t। लो भाई, ऐसे सवाल बनते हैं। अब इसमें डेटा डाल लो और अलग अलग तरीके के सवाल आप बहुत ही इजीली बना सकते हैं, ठीक है? सो इसी के साथ में हमारा एक और चैप्टर यहां पर समाप्त होता है और इस चैप्टर का नाम था ग्रेविटेशन। सो इसी के साथ में अपने आज के सेशन को भी हम लोग यहां पर समाप्त करेंगे और मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के
दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद।